वेलकम क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों का इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अंदर ये लेक्चर नंबर 10 है। बाकी के लेक्चर्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो हम इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर पहले नोट देखते हैं हम लोग। एक सुप्रीम कोर्ट जज में रिजाइन इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। ओथ जो एडमिनिस्टर कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट जज को, प्रेसिडेंट द्वारा कराई जाएगी। सैलरी वगैरह डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज अपॉन CFI। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज शेल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट। अगर रिटायर हो गए जो सुप्रीम कोर्ट जज, वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है, एडवोकेट के रूप में किसी भी कोर्ट के अंदर। ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आर्टिकल 214, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बट नॉट नेसेसरी टू बी इन दैट स्टेट। मतलब हर स्टेट का हाई कोर्ट होना चाहिए और यूनियन टेरिटरीज का भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट के अंदर 2-3 स्टेट का हाई कोर्ट्स हो। ठीक है। आर्टिकल 216, एवरी हाई कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच नंबर ऑफ जजेस एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर हाई कोर्ट कंप्राइज करता है चीफ जस्टिस को, और वो जो जजेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा टाइम टू टाइम। ठीक है। आर्टिकल 217 ये कहता है एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ CGI and Chief Justice of India shall consult with 2 senior most judges of Supreme Court। मतलब कि हर जज होता है हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, विद कंसल्टेशन लिए जाएगा CGI का, विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्टेशन लिया जाएगा। हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट होती है 62 ईयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन कंट्री 25 एंड 25th हाई कोर्ट जो था वो आंध्रा हाई कोर्ट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए, एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जुडिशियल ऑफिस और एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। रिमूवल ऑफ जज, ये आर्टिकल 217 में है। जजेस शैल बी रिमूव ऑन द लाइक ग्राउंड्स एंड इन द लाइक मैनर एज जज रिमूव्ड इन सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिमूव करते हैं वैसे ही हाई कोर्ट में भी रिमूवल का प्रोसेस है, और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नोट, लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डू हैव ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट की तरह अपील करने के लिए एबिलिटी होती है। ठीक है। आर्टिकल 226, रिट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। रिट्स क्या है? हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट। इशू कर सकता है रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन, अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या लीगल राइट्स में। ठीक है। हेंस रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। जो रिट जारी करने की जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है। मतलब जैसे RTA लागू कर दी, RT राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट। ठीक है। और ये कब आया था? 15/6/2005 में RT आया था पहली बार। ठीक है। RT का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। आर्टिकल 230, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एंड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी एंड पार्लियामेंट में ऑल्सो चेंज दैट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की किसी यूनियन टेरिटरी से। ठीक है। और उसको चेंज भी कर सकती है, पार्लियामेंट चेंज भी कर सकती है। आर्टिकल 231, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि एक स्टेट में ज़रूरी है कि हर स्टेट का हाई कोर्ट होगा, लेकिन एक ही स्टेट में वो ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 241, पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी बट द ओनली यूनियन टेरिटरी हैविंग हाई कोर्ट इज दिल्ली। सेपरेट यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बना सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ दिल्ली के लिए ही हाई कोर्ट है, जो यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली। नोट, हाई कोर्ट जज में रिजाइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ ऑफिस शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओथ जो जज को, हाई कोर्ट के जज को दिलाई जाएगी वो गवर्नर ऑफ स्टेट द्वारा दिलाई जाएगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट द्वारा थी। सैलरी एक्सेट्रा शैल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड आर चार्ज अपॉन CFS, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। वहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है या स्टेट से लिया जाता है, बट पेंशन शैल बी चार्ज, जो पेंशन मिलेगी वो CFI से ही मिलेगी। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज शैल नॉट एक्ट एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। ठीक है। और किसी लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एज जब रिटायर होकर एडवोकेट बन सकता है एक हाई कोर्ट का जज। अब हम आते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है। ये कहाँ से लिए गए थे? जर्मनी से लिए गए थे।
ये 3 आर्टिकल्स कंप्राइज करते हैं, 352, 356, 360। 352 बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 352 के बारे में। आर्टिकल 352 में इफ़ द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट एग्जिस्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री ड्यू टू एनी ऑफ द 3 रीजन, अगर प्रेसिडेंट लागू करता है और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए इन 3 रीजंस की वजह से तो नेशनल इमरजेंसी लगवा देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रेबिलियन हो जाए या वॉर की कंडीशन हो जाए, देन प्रेसिडेंट शैल इम्पोज इमरजेंसी ऑन द होल और सम पार्ट ऑफ इंडिया बाय इशूइंग प्रोक्लेमेशन, मतलब घोषणा पत्र देकर। Such a proclamation should be passed by both the houses by special majority within 1 month of its issue. उस प्रोक्लेमेशन को स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है, दोनों हाउसेस के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी में 1 मंथ के अंदर पास होना पड़ेगा उस घोषणा पत्र को, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, आर्म्ड रेबिलियन आ जाए, वॉर हो जाए, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद इफ पास देन इमरजेंसी शैल बी इम्पोज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट ऑलवेज इन द यूनिट्स ऑफ 6 months। अगर एक बार इमरजेंसी लागू हो गई तो 6 months के लिए रहेगी और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है हर 6 महीने की यूनिट में, एंड कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम बट ऑलवेज इन द यूनिट्स ऑफ 6 months। हर 6 महीने में कितनी भी बार एक्सटेंड हो सकती है। इट कैन बी रिवोक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, अगर कैबिनेट कह दे तो उसको ख़त्म किया जाएगा। इफेक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी के, इफेक्ट देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल बी बाउंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाउंड हो जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, इवन ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, दैट इज यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा, चाहे स्टेट का ही मैटर क्यों ना हो, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी है तो यूनियन सेंटर हैंडल करेगा स्टेट को भी, ठीक है, और इसको फिर कह दिया जाएगा यूनिटरी सिस्टम हो गया। A state legislature shall make the law under the supervision of parliament or law shall be made by the parliament itself। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकती है अपनी स्टेट के लिए सुपरविजन ऑफ पार्लियामेंट के अंडर, या लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, ठीक है, दोनों प्रोविजंस हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी स्टेट लिस्ट बिकम कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट बोथ शैल मेक लॉ, एक साथ मिलके बनाएंगे लॉ, ठीक है। टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years। इमरजेंसी के दौरान हो सकता है कि आप नहीं आगे इलेक्शन कर पा रहे लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो हम लोग 5 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रनिंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा इमरजेंसी लगने से। फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। इमरजेंसी लगने के बावजूद भी 20-21 जो आर्टिकल हैं वो फिर भी रहेंगे ही रहेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में। ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 19 शेड ऑल्सो गेट सस्पेंडेड बट नॉट इन केस ऑफ आर्म्ड रेबिलियन। आर्टिकल 19 जो है वो भी सस्पेंड हो जाता है बट आर्म्ड रेबिलियन के केस में नहीं होता। 3 इंस्टेंसेस के नेशनल इमरजेंसी के जो आज तक 3 बार लगी है इंडिया के अंदर, वो क्या है। अक्टूबर 1962 में पहली बार लगी थी जब इंडो चाइना वॉर हुआ था इन लद्दाख एंड नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस के बीच में। दूसरी लगी थी 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान वॉर फॉर बांग्लादेश फॉर्मेशन, जब बांग्लादेश बनाना था तो इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान। 26 जून 1975 में इंटरनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड बाय मैडम कौन, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जब लगाई थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो प्रेसिडेंट के पास गए। प्रेसिडेंट हुआ क्या वहाँ पर कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा बोलो इंदिरा क्या कहाँ साइन करना है, क्योंकि मेरा पानी ठंडा हो रहा है और मेरे को नहाने जाना है। ये रियल स्टोरी है। प्रेसिडेंट का पानी ठंडा हो रहा था, वो नहाने जाना चाह रहे थे, उन्होंने गर्म पानी किया था नहाने के लिए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा जल्दी बताओ, और बिना पढ़े ही साइन कर दिए और इमरजेंसी लग गई, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत कुछ हुआ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी लेकर आए थे, मतलब पूरी पावर अपनी तरफ करना चाह रही थी उस वक्त कांग्रेस सरकार। चेंजेस आफ्टर इट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। Advice given to president that order of emergency should be written and should be signed by the whole cabinet। इसके बाद जो चेंज लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट, अगर एडवाइस दी जा रही है इमरजेंसी शुड बी रिटर्न, इमरजेंसी के जो है अब वो रिटर्न फॉर्मेट में लेकर आओ और वो पूरे कैबिनेट द्वारा साइन होनी चाहिए, उसी के बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको आर्म्ड रेबिलियन की कन्वर्ट किया गया। फिर आर्टिकल 2021 मेड
इम्यून, मतलब ये हमेशा इम्यून सिस्टम है, ये हमेशा सेव ही रहेंगे, ठीक है। ये मतलब हार्ट है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ये कहा था। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, हमने नेशनल पढ़ लिया, अब स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। शैल बी इम्पोज इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो फेलियर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने वाला है किसी स्टेट के अंदर, तब इसको लागू कर दिया जाएगा। इफ द प्रेसिडेंट शैल बी सेटिस्फाइड ऑन द गवर्नर रिपोर्ट अबाउट द स्टेट सिचुएशन और अदरवाइज दैट अ स्टेट कांट बी रन एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही में अज्यूम द पावर ऑफ स्टेट बाय अ प्रोक्लेमेशन, घोषणा पत्र देके, हैंस इट इज नोन एज प्रेसिडेंट रूल। मतलब अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो पा रहा, सरकार गिर गई है, तो अब गवर्नर क्या करेगा उस स्टेट का, वो प्रेसिडेंट को कहेगा कि अब ये स्टेट नहीं चल पा रही, तो यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जाए। तो वहाँ पर फिर क्या करेंगे, गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट लेकर जाएगा, प्रेसिडेंट रिपोर्ट को साइन करेंगे, घोषणा पत्र लागू करेंगे, और फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो प्रेसिडेंट रूल, बट चलाएंगे गवर्नर वहाँ के, प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट के नाम पे। सच अ प्रोविजन शुड बी पास बाय बोथ द हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी में लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप कंफ्यूज होंगे सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा लास्ट पिछली क्लासेस को। तो ये जो प्रोविजन है ये दोनों हाउसेज द्वारा पास किया जाएगा विद इन 2 मंथ्स ऑफ दैट इशू, उस इशू के 2 मंथ्स के अंदर अंदर पास होना चाहिए। पीरियड ऑफ इमरजेंसी शेल बी इनिशियली इम्पोज फॉर 6 महीने के लिए लगेगा इनिशियली, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हो, मतलब पहले 6 महीने के लिए लगेगा, उसको 1 साल तक और 6 महीने एक्सटेंड करके 1 साल तक पूरा लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर और 2 साल तक और एक्सटेंड हो सकता है, मतलब टोटल 1+2 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम लग सकती है स्टेट इमरजेंसी। और ये जो 2 ईयर्स है वो कब लगेगा, जब नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आ गई हो, या इफ द इलेक्शन कमीशन कह देता है कि इलेक्शन इन द स्टेट कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, मान लीजिए नक्सलवादी आ गए तो हम वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे स्टेट में, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी क्या होगा, 1+2 3 ईयर्स। इफेक्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी क्या होंगे अब, अ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डिसमिस एंड स्टेट शैल बी रूल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब स्टेट खत्म हो जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट रूल करेगी वहाँ पर उतने दौरान तक, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, एक्चुअली इट इज गवर्नर रूल। द फर्स्ट स्टेट वेयर इट वॉज इम्पोज, पंजाब में पहली बार लगाई थी 1951 में। स्टेट असेंबली इज ईदर डिसॉल्व और पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन एंड टिल द प्रेसिडेंट विल मेक लॉ फॉर दैट स्टेट, तब तक प्रेसिडेंट घोषणा पत्र देंगे और उसके लिए लॉ बनाएंगे। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब क्या, स्टेट कांट मेक लॉ, अब स्टेट लॉ नहीं बना सकती, दैट इज स्टेट लिस्ट बिकम यूनियन लिस्ट, अब स्टेट यूनियन बन चुकी है उस दौरान के लिए। फंडामेंटल राइट पे कभी कोई असर नहीं आएगा, और कोर्ट्स की जुरिडिक्शन पे भी कोई असर नहीं आने वाला। सरकारी कमीशन एक इंपॉर्टेंट आता है, डील्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन में डील करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड अबाउट आर्टिकल 356 एज इट शुड रिमेन अ डेड लेटर, ये डेड लेटर की तरह रिमेन रहना चाहिए। आर्टिकल 356 कैन ऑल्सो बी इम्पोज इफ आफ्टर द इलेक्शंस नो पार्टी हैज अटेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं आती तब भी आर्टिकल 356 लगा रहेगा। आर्टिकल 256 एंड 257 यूनियन इज अलाउड टू इशू एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू स्टेट। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम नंबर, स्टेट इमरजेंसी जो आज तक सबसे ज़्यादा बार लगी है यूपी में लगी है, पहली बार पंजाब में लगी थी 1951 में। यूनियन इज अलाउड टू इशू एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यूनियन ही अब चलाने वाले, सेंटर चलाएगी स्टेट को उस दौरान पे। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इफ द प्रेसिडेंट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट दैट ही मे बी इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय अ प्रोक्लेमेशन, and such a proclamation should be passed by both the houses by simple majority within 2 months of issuing the proclamation. It shall enforce until president revoke it. फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब अब जैसे कोरोना वायरस की कोविड की कंडीशन चल रही है, अब बहुत बुरी हालत हो रही है, इंडिया की जीडीपी और जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सब की सब नीचे गिरती जा रही है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी आने की बहुत बहुत आसार है, आज तक कभी लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, पर इस साल लग सकती है, चांसेस हैं। तो अगर ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ, जीडीपी गिर चुकी है, इकोनॉमी गिर चुकी है, अगर थ्रेट में आ चुके हैं, दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा घोषणा पत्र देकर। सच्चा प्रोक्लेमेशन शेड बी पास बाय बोथ हाउसेज द्वारा पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू 2 महीने के अंदर घोषणा पत्र ऐलान करने के बाद। और जब तक प्रेसिडेंट बंद नहीं करते तब तक ये, मतलब कैंसिल नहीं करते तब तक ये कैंसिल होगा भी नहीं, ठीक है।
इसके इफेक्ट क्या है? ऑल फाइनेंशियल स्किल्स शैल बी पास बाय द, जितने भी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल्स हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ये पास किए जाएंगे. ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द स्टेट शैल बी reserved by the governor for the president consideration. After that these are passed by the state legislature. ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल मनी बिल हैं वो भी रिजर्व कर दिए जाएंगे गवर्नर द्वारा एंड ये पास किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा. ठीक है. सैलरी अलाउंसेस एक्सेट्रा शैल रिड्यूस राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रेसिडेंट. अब आप देख ही रहे हैं कि मतलब डीए अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ चुका है, सरकारी ऑफिसर्स का डीए, सरकारी एम्प्लॉयज़ का डीए कटेगा इस बार. आने वाले टाइम में हो सकता है कि सैलरी में भी कट आए या सैलरी रोक दी जाए 1 2 महीने के लिए. तो ये हो सकता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो. ग्रांट्स टू द स्टेट में ऑल्सो भी सस्पेंड किए जा सकते हैं जितने भी ग्रांट्स दिए जाते हैं. नेवर इम्पोज, आज तक इंडिया में कभी लगी नहीं पर इस साल लग सकती है. स्टेट गवर्नमेंट में बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर. स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की भी सलाह दी जा सकती है. अब सीएजी के बारे में बात करते हैं. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं. आर्टिकल 148 के अंदर डिफाइंड है, देयर शैल बी अ सीएजी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही शी may be removed on the like grounds and in the like manner as judge of supreme court. impeachment प्रोसेस द्वारा प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करेंगे, मतलब अपॉइंट करेंगे और इनको रिमूव किया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा. टेन्योर क्या होता है इनका? 6 ईयर्स का रहता है या 65 ईयर्स ऑफ एज अगर अचीव हो जाए, कोई भी इनमें से जो मिनिमम है. मान लीजिए अगर 55 का है तो 61 में, 55 ईयर्स का अगर अभी बना है तो 61 में रिटायर हो जाएगा, या अगर 62 में बना है तो 65 में ही रिटायर हो जाएगा. ठीक है, जो भी मिनिमम जो पहले अचीव हो जाए. ही शी में रिजाइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे क्योंकि वही अपॉइंट कर रहे हैं. सैलरी एक्सेट्रा शेल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज अपॉन सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ही शैल नॉट होल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं लेनी गवर्नमेंट की, वो जो दिलाएंगे वो प्रेसिडेंट दिलाएंगे. और प्रेजेंट सीएजी कौन है? राजीव महर्षि हैं. ठीक है. इनका फंक्शन क्या होता है? अब सीएजी क्या करते हैं? टू ऑडिट ऑल द अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एंड अलाइड डिपार्टमेंट एंड टू मेक इट्स ऑडिट रिपोर्ट. सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं स्टेट सेंटर के और उनसे अलाइंड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं. फिर आफ्टर ऑडिट सीएजी हैज़ टू सबमिट द सेंट्रल ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट. अगर सेंटर किया तो प्रेसिडेंट को देंगे रिपोर्ट, और स्टेट के ऑडिट है तो गवर्नर को दी जाएगी. ठीक है. After that, it shall be the duty of president and governor to submit their report before corresponding houses. अब इसके बाद जब रिपोर्ट आ गई है प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास तो उनकी ड्यूटी है कि वो अब आगे के फर्दर हाउसेस में इनको देंगे. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देंगे और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे. देन द रिपोर्ट शैल बी रेफर टू द पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये ओल्डेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की. इसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे दी जाएगी रिपोर्ट. तो इनका ये फंक्शन होता है. तो चलिए आज की लेक्चर हम इतना ही रखते हैं. अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बिल्कुल मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है. एंड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए. और हम लोगों का टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है जॉब सीकर नौकरी की तलाश के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ पर आप डेली अपडेटेड रहेंगे. हमारे चैनल को सारे जितने भी लिंक्स हैं ऑफिशियल अकाउंट्स के जितने भी लिंक्स हैं वो हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. टेलीग्राम, सोशल लिंक्स, फेसबुक एंड यूट्यूब, उन सबको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जॉब नोटिफिकेशन एंड इस पॉलिटी की सीरीज़ के साथ अपडेटेड रहें हमेशा. ठीक है. बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अपनी सारी तैयारी जितनी भी जैसी तैयारी चल रही है बिल्कुल बताइए. कोई सजेशंस है वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. थैंक यू फॉर द अपडेट.